Good morning class. I welcome you all on the MCIT digital platform. So आज का टॉपिक हमारा रहेगा टेरेटोजेनेसिस या इसे आप विरूप जनन भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं टेरेटोजेनेसिस की यानी कि विरूप जनन की, तो विरूप जनन को हम देखेंगे कि क्या होता है। एक्चुअल में टेरेटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, टेरेटा प्लस जेनेसिस, और इसको नाम दिया गया साइंटिस्ट थे इसिडोर जियोफ्री सेंट हिलेयर, राइट। इन्होंने नाम दिया, इसिडोर जियोफ्री सेंट हिलेयर ने इस टॉपिक को नेम दिया, ठीक है, इस टर्म को नेम दिया, इसको समझाया, एक्सप्लेन किया। नाउ क्योंकि हमने बोला टेरेटाजेनेसिस दो वर्ड से बन रहा है, जेनेसिस का मतलब आप सबको पता है, निर्माण होता है या बोल सकते हो फॉर्मेशन होता है, और टेरेटा को आप विरूप बोल सकते हो, और टेरेटा का मतलब है एक्चुअल में मॉन्स्टर, ठीक है। टेरेटा का मतलब है मॉन्स्टर, राक्षस बोल सकते हो। सो टेरेटा एक तरह से क्या है, विरूप है, एम्ब्रियो है जो विरूप है, और अगर विरूप एम्ब्रियो बनता है तो उस फॉर्मेशन के प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम टेरेटोजेनेसिस नाम देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये कि जब टेरेटोजेनेसिस प्रोसेस है तो इसकी स्टडी को, विरूप जनन की स्टडी को क्या नाम देंगे, तो उसको हम नेम देते हैं टेरेटोलॉजी, ठीक है। जब हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल में देख रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेरेटोलॉजी, राइट। अब नाउ टेरेटा का मतलब होता है मॉन्स्टर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप मॉन्स्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मॉन्स्टर कैसा होता है, क्या सीधा साधा जैसे हम होते हैं वैसे ही मॉन्स्टर्स को हम क्रिएट करते हैं क्या? हम इतने कार्टून्स देखते हैं, क्या मॉन्स्टर्स वैसे ही दिखते हैं? नो। कैसे हेयर्स, कैसी आइज़, बड़ी बड़ी टीथ, कहीं पे भी तालू पे, पेलेटाइन पे टीथ प्रेजेंट हैं, हाथ बड़े बड़े, या एक हाथ नहीं है, या फिंगर्स ज़्यादा हैं, या फिंगर्स कम हैं, लेग्स अजीब तरीके से हैं, बॉडीज़ उनकी अजीब तरीके से, यानी कि एक नॉर्मल को हम मॉन्स्टर नहीं बोलते, तो ये नाम वहीं से ही आया है। एंड जब नॉर्मल को हम मॉन्स्टर नहीं बोल रहे हैं, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि मॉन्स्टर उसको बोला गया है जो विरूप बन रहा है, जो भ्रूण, जो एम्ब्रियो नॉर्मल नहीं बन रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन है, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसी को हम नाम देते हैं मॉन्स्टर। तो जब हम टेरेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कब होगी, जब भ्रूण का निर्माण हो रहा है उस टाइम पे होगी, भ्रूण के निर्माण के समय होगी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे होगी। एंड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे वन मोर थिंग जो ऑब्जर्व होती है, दैट इज़ कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। नाउ डेवलपमेंट के टाइम पे डेवलपमेंट प्रोसेस जैसा चलता है वैसा नहीं चल के कुछ चेंज हो जाएगा उस प्रोसेस में, तो हम उसको बोल देंगे टेरेटोजेनेसिस। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या आ सकती है, एनोमैली आ सकती है, यानी कि असंगति आ सकती है इस प्रोसेस में, और जहाँ असंगति आ रही है, दैट मीन्स फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं टेरेटोजेनेसिस। कहाँ आ रही है? एम्ब्रियो में आ रही है, भ्रूण में आ रही है, यानी कि भ्रूण का निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ विकार हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, कुछ चीज़ें लॉस में जा रही हैं, या कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, या हम बोल सकते हैं मेलफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बन रही है, कम बन रही है, उस कंडीशन में मेलफॉर्मेशन हो सकता है, प्रॉपर नहीं बन रहा है, प्रॉपर चीज़ें जुड़ नहीं रही हैं, फ्यूज़ नहीं हो रही हैं, या माइग्रेशन सही जगह पर नहीं हो रहा है, या आप बोल सकते हो किसी चीज़ का जो भी ऑर्गन बन रहा है उसमें कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की चेंजेस जो दिखेंगे वो हमें टेरेटोजेनेसिस में ही देखने को मिलेंगे।
अब जब मैं टेरेटोजेनेसिस के कॉजेज़ की बात करती हूँ तो यहाँ बात कर लेते हैं हम कॉजेज़। दो टाइप के कॉजेज़ हो सकते हैं, यानी कि कारण किस वजह से हो रहा है। एक कॉज हो सकता है जेनेटिक कॉज, एक कॉज हो सकता है एनवायरमेंटल कॉज। ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, आसपास का हमारा कैसा इन्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ जेनेटिक्स की वजह से, जीन्स पर निर्भर होकर, जीन्स के कारण भी टेरेटोजेनेसिस हो सकता है। यानी कि जीन्स में बदलाव होगा, जीन्स में परिवर्तन होगा या जीन्स में चेंज होगा तो टेरेटोजेनेसिस होगा। और दूसरी चीज़ कब टेरेटोजेनेसिस होगा, जब एनवायरनमेंट में चेंज होगा, यानी कि पर्यावरण में जब चेंजेस देखने को मिलेंगे तब भी टेरेटोजेनेसिस हो सकता है। तो ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम जेनेटिक और एनवायरनमेंट कंडीशन को एक बार अच्छे से देखेंगे तो हमें और इजीली समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या होती है। अब बात करेंगे जेनेटिक कॉजेज़ की। तो जेनेटिक कॉजेज़ आपको पता है क्या है, जीनीय कारक, और जीनीय कारण किसकी वजह से होंगे ये भी आपको पता है, जीन्स की वजह से। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जीन्स की वजह से कैसे चेंजेस हो सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हैन में। हैन में भी क्रीपर हैन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक पॉजिटिव एक ये, एक पॉजिटिव एक ये। ठीक है, इस टाइप का देखने को कुछ मिलेगा। अब जहाँ मैं लिखती हूँ ये पॉजिटिव ये माइनस में है। ठीक है, अगर मैं ऐसी कंडीशन लिखती हूँ तो ये कंडीशन आएगी कहाँ से ये भी देखेंगे एक बार। लेकिन इस कंडीशन को अगर मैं लिखती हूँ तो दैट मीन्स इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि ये F1 जनरेशन आई है, और F1 जनरेशन आई है तो पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल, एंड नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन को ऐसे शो कर सकती हूँ, या तो नेगेटिव शो करो या फिर आप इस कंडीशन को नेगेटिव की बजाय CP करके भी शो कर सकते हैं। ठीक है, CP क्या है, ऐसी जीन जो क्रीपर जीन है। ठीक है, क्रीपर जीन का मतलब क्या हो गया, ऐसी जीन जिसकी वजह से क्रीपिंग या क्रॉलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, रेंगने की प्रोसेस देखने को मिल रही है हैन के अंदर। क्यों रेंगेगी हैन, बिकॉज लेग्स की साइज अगर ये होती है तो क्रीपर जीन की वजह से लेग्स की साइज ये हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और लेग्स की साइज रिड्यूस होने की वजह से इफ़ हैन मूव भी कर रही होगी, लोकोमोशन मूवमेंट भी कर रही होगी, तो भी हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा कि वो क्रीप कर रही है, रेंग रही है, बिकॉज इतना सा डिस्टेंस है लेग का, मतलब बॉडी का नीचे फ्लोर से। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्रीपिंग कंडीशन कह रहे हैं, और जिसकी वजह से ये कंडीशन आ रही है उस जीन को हम बोल रहे हैं क्रीपर जीन। नाउ एक क्रीपर है, एक नॉर्मल जीन है। ठीक है, नॉर्मल जीन क्रीपर जीन में क्रॉस हुआ तो ये कन्वर्ट हो गए इस पार्ट में। ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन में ये कन्वर्ट हो गए। अब ये थी पेरेंट जनरेशन, ये हो जाएगी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को ही हम क्रॉस करा रहे हैं, तो ये मैंने शो किया है आपको कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। F1 जनरेशन में जब क्रॉस हुआ तो आप इसको चाहे माइनस लिखो चाहे आप इसको CP क्रीपर कर दो, बात एक ही। अब देखोगे क्रॉस हुआ, क्रॉस के कारण क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे। पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड मेथड, आप कुछ भी बोलो, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स का फॉर्मेशन आपको सबको पता है कैसे होता है, एक साइड मेल के गैमीट्स, एक साइड फीमेल के गैमीट्स रखे जाते हैं। ठीक है, जब मैं देख रही हूँ इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, एक पॉजिटिव एक CP। कौन सा लॉ चल रहा है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट्स बनते टाइम सेग्रीगेट हो रहे, अलग हो रहे। ठीक है, अलग हो गए, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब कंडीशन कैसी बनेगी, ये F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन में हम क्या देखेंगे, ये कंडीशन
ये कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखोगे रेशियो, रेशियो की जब बात करोगे तो रेशियो हम देखेंगे, यहाँ पर रेशियो हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये तो है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा रेशियो दिख रहा है हमें किसका, पॉजिटिव और सीपी का। तीसरा रेशियो दिख रहा है हमें सीपी और सीपी का, ठीक है। ये 3 रेशियोज दिख रहे हैं। इसका नंबर हमें 1:2:1 मिल रहा है, राइट। यही देखने को मिल रहा है 1:2:1, राइट। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे हम बोल रहे हैं ये रेशियो है, इस रेशियो की जगह पे सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अगर ऐसे F2 प्रोजेनी बनते हैं, पहली बात F2 का मतलब होता है 2 है मतलब सेकेंड, F मतलब है फीलियल, सेकेंड फीलियल जनरेशन, 1 मतलब है फर्स्ट और 1 फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। नाउ दूसरी कंडीशन देखने को मिल रही है ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो क्रीपर्स बनेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, क्रीपर्स बन रहे हैं। एंड तीसरी चीज़, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में नॉर्मल भी नहीं है, क्रीपर्स ही है, बट और छोटे लेग्स देखने को मिलेंगे। एंड इस कंडीशन में एक्चुअली ये जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में आती है, सेम जीन्स एक साथ आ जाएंगे, होमोजाइगस कंडीशन आएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो हमने देखा होमोजाइगस कंडीशन में आ रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, होमोजाइगस लीथल कंडीशन है ये। एक्चुअल में लीथल का मतलब ये आगे जाकर सरवाइव नहीं करने देगी, जो भी जंतु है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसको ये सरवाइव नहीं करने देगी। लीथल कंडीशन है मींस डेथ की तरफ लेकर जाएगी ऑर्गेनिजम्स को। एंड जब ऑर्गेनिजम्स को डेथ की तरफ लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, तो वो लीथल कंडीशन कहलाती है। अब क्योंकि ऑर्गेनिजम्स डेथ की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपल सी एक माइंडसेट है कि ऑर्गेनिजम्स डेथ की तरफ जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं कर पाते, और जब एक्चुअल में हैचिंग होती है, एग से जब बाहर आते हैं चिक, तो डेवलपमेंट आगे और प्रोसीड करता है, हमको पता है। लेकिन इस कंडीशन में कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम एग से बाहर ही नहीं आ पाते चिक, यानी कि हैचिंग ही नहीं हो पाती। हैचिंग भी होती है तो बाहर आके भी डेथ की तरफ जाते हैं, डेथ हो जाती है, लीथल कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशंस हमें जेनेटिक के बेसिस पर दिखेंगी। तो जीन के बेसिस पर देखो विरूपता दिख रही, क्रीपर स्टेज, क्रीपर स्टेज विरूपता है एक टाइप की, एक प्रकार की। एंड इस विरूपता की अगर मैं बात करूं तो विरूपता क्या करेगी, टेरिटोजेनेसिस कॉज कर रही है, चेंज आ रहा है, चेंज की वजह से टेरिटोजेनेसिस कॉज हो रहा है, सिंपल। नाउ सेकंड कॉज आता है एनवायरमेंटल कॉज, राइट। वातावरणीय कारण है, वातावरण के कारण, एनवायरमेंट के कारण क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। नाउ अब देखेंगे एनवायरनमेंट के कारण, वातावरण के कारण। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट भ्रूण के लिए, क्योंकि भ्रूण के टाइम पे चीज़ों को देखना है, तो भ्रूण के लिए एनवायरनमेंट 2 तरह के हो सकते हैं। एक मदर की जो वोम्ब होती है, जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है, यूटेरस वोम्ब, या दूसरा एनवायरनमेंट मदर के बाहर का जो पूरा एनवायरनमेंट होता है, एक्चुअल में जिसे हम एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। भ्रूण के लिए एनवायरनमेंट मदर की वोम्ब, मदर की बॉडी भी है, ठीक है, एंड प्लस उसके साथ साथ क्या भी है, बाहर का एनवायरनमेंट तो है। तो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों टाइप के एनवायरनमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो नंबर 1
पहले बाहर के इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, फिजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर के कारण विरूप जननता हो सकती है। हो सकता है तापमान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बाहर, हो सकता है बहुत ज़्यादा पीएच है बाहर, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है मदर की वूम। सेकेंड इफ़ेक्ट जो मैं इन्वायरमेंट का बोलती हूँ, पॉल्यूशंस, आप सब जानते हैं पॉल्यूशंस की वजह से बहुत सारे इम्प्लांटेशंस नहीं हो पाते हैं, प्रेगनेंसी रिड्यूस होती है रेट, तो विरूप जननता भी इसकी वजह से कॉज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉल्यूशंस के अलावा रेडिएशंस, ठीक है। हम एक्स रेज करवा रहे, बार बार सोनोग्राफी करवा रहे हैं, ठीक है। एक्स रेज, यूवी रेज के अलावा कॉस्मिक रेज, ये जो रेज हैं ये भी हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। एंड ये भी एक वातावरण का फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, कुछ चीज़ों को बदल सकता है, ठीक है। नाउ क्योंकि हमने ये तो बोला ही है, तो एनवायरनमेंट में एक और कारक हो सकता है म्यूटेशन की वजह से भी चेंज आ सकता है। मोस्टली वो जेनेटिक कारक है, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो म्यूटेशन इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम म्यूटेशन को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन के साथ साथ इवोल्यूशन भी म्यूटेशन का एक चीज़ है। म्यूटेशन हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, इकट्ठा हुआ, अगर बेनिफिशियल है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, यानी कि इवोल्यूशन को भी कॉज करेगा। अब बात करोगे म्यूटेशन की, जब बात करोगे तो म्यूटेशन के बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें देखना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं म्यूटेशन के बाद कुछ केमिकल्स जो मदर की वूम्ब में जा सकते हैं, ठीक है। ETBR है, DNA के साथ इंटरफेयर कर सकता है, केमिकल्स की वजह से भी, एक्चुअल में रसायनों की वजह से भी विरूपता जनन कॉज हो सकती है। केमिकल्स के अलावा मेडिसिन्स की बात कर सकती हूँ, मेडिसिन्स की वजह से भी विरूपता जनन कॉज हो सकती है। इसके अलावा मदर की वूम्ब में आपकी निकोटीन बोलते हैं हम, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, निकोटीन नहीं जाना चाहिए, वरना विरूप जनन उपस्थित हो सकते हैं। निकोटीन के अलावा हम बोलते कैफ़ीन, कॉफ़ी, टी, इन सबको भी अवॉइड करना चाहिए, तो कैफ़ीन की मात्रा भी नहीं जानी चाहिए, तो ये भी एक कारक है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का कारक है। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशंस की वजह से भी, ठीक है, हम बोल रहे हैं फॉलिक एसिड की कमी है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं लिया जा रहा है मदर के द्वारा, प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा, या हम बोल रहे विटामिन्स की कमी है, उस अवस्था में भी विरूपता जनन हो सकती है। यानी कि न्यूट्रिशंस बोल सकते हो, मिनरल्स बोल सकते हो और एलिमेंट्स बोल सकते हो, माइक्रो एलिमेंट्स, इनका इनटेक होना चाहिए प्रॉपर्ली। मेडिसिन्स जो हैं वो नहीं जानी चाहिए वूम्ब से। और इसी के बाद बात करेंगे माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स भी नहीं इंटरफेयर करनी चाहिए, बैक्टीरिया, वायरसेस ये एंटर नहीं करने चाहिए, प्लेसेंटा से नहीं एंटर होने चाहिए, एंटर होंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिनकी वजह से विरूपता जनन हो सकती है, विरूप जनन कॉज हो सकते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हो गए, ठीक है। सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो मदर के हार्मोन्स में भी चेंज होगा, एंड जब मदर के हार्मोन्स में चेंज होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक बात है। अब हम देखेंगे इसके बाद एनोमैलीज को, ठीक है। ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसके बाद देखते हैं एनोमैली। एनोमैलीज को हम बोल सकते हैं चेंजेस हैं एक्चुअल में, और कुछ नहीं है।
एनोमैलीज क्या है? स्ट्रक्चर का नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि असंगति हो रही है, तो उसे हम एनोमैली नाम देंगे। ये एनोमैलीज दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये एनोमैलीज दो टाइप की हो सकती हैं, एक स्ट्रक्चरल, एक फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनोमैली एंड फंक्शनल एनोमैली। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल एनोमैली की। तो फंक्शनल एनोमैली या फंक्शन में विकार किसी भी प्रोटीन के, किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी सिस्टम के फंक्शन में विकार किस वजह से आ सकता है, या उसके कार्य में, उसकी कार्यकी में विकार किस वजह से आ सकता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हम ये बोल सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, यानी कि संरचना में अगर चेंज आया है, तो संरचना में चेंज की वजह से एनोमैली आ सकती है। यानी कि संरचना में थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो वो क्या करेगा? एनोमैली या असंगति को बनाएगा, क्रिएट करेगा। अब स्ट्रक्चर की बात की हमने, स्ट्रक्चर के बाद मैं बात करूँगी दूसरी चीज़ की, क्योंकि संरचना की बात कर चुके हैं, तो संरचना के बाद हम बात करेंगे फंक्शन में कैसे विकार आ सकता है। हो सकता है जो प्रोटीन इनको बनाएंगे, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वो प्रोटीन म्यूटेटेड हो तो स्ट्रक्चर या फंक्शन में विकार आए। हो सकता है कुछ, हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े इतने सारे, उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण विकार आ रहा हो, ठीक है, फंक्शन में म्यूटेशन हो गया, कुछ भी चेंज हो गया। या हो सकता है जीन में ही कुछ चेंज हो गया और जीन में चेंज की वजह से फंक्शन में चेंज हुआ, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फंक्शन में चेंज हो सकता है। प्रोटीन की कार्य क्षमता नहीं है, सपोज कम है, तो इसकी वजह से फंक्शन कम हो जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फंक्शन में चेंज आ सकता है। अब बात करेंगे इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी है स्ट्रक्चरल एनोमैली। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? भाई संरचना में असंगति आना, संरचना में विकार आना, संरचना नॉर्मल नहीं बनना, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो हमें देखने हैं। तो फर्स्ट रीज़न होता है डेवलपमेंटल फेलियर, ठीक है। पहला रीज़न है डेवलपमेंट का फेलियर होना। जो भी डेवलपमेंट है वो फेल हो जाता है, डेवलपमेंट हो नहीं पाता, ठीक है। अगर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा तो सिंपल सी चीज़ है कि डेवलपमेंट एक बार के लिए रुक गया, किसी कंडीशन पर जाकर रुक गया। एंड क्योंकि परिवर्तन नहीं हो पा रहा, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे ऐसे, क्योंकि डेवलपमेंट का हमने बोला फेल हो गया, रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा। एंड आगे जब नहीं बढ़ेगा, जिस कंडीशन में आगे नहीं जाएगा, उस कंडीशन में ये इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एनीमिया का मतलब है कि ऑर्गन्स का एब्सेंट होना, जो भी अंग हैं उनका अनुपस्थित होना, एब्सेंट होना। वहीं हीमिलिया की अगर मैं बात करूं तो हीमिलिया का मतलब है ऑर्गन्स का आधा बनना, यानी कि हाफ ऑर्गन्स बनना। हाफ बन गए थे लेकिन बीच में रुक गया, फेलियर हो गया है, तो अब ऑर्गन्स आगे बन नहीं पाएंगे। तो हीमिलिया हाफ ऑर्गन्स बन रहे हैं, हाफ एंड बन रहा है, हाफ लेग बन रहा है, ऐसी चीज़ है। एमेलिया ऑर्गन एब्सेंट है, ऑर्गन बन ही नहीं पाया बिकॉज डेवलपमेंट में फेलियर हुआ। सेकेंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट अरेस्ट, ठीक है। कहीं किसी स्टेज में मैंने बोला डेवलपमेंट का अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है डेवलपमेंट रुक जाना, वहाँ उस टाइम के लिए सीज हो जाना। एंड एक कोई भी डेवलपमेंट स्टेज में, बीच में नहीं बोल रही, डेवलपमेंटल स्टेज के बीच में या कहीं पे भी आगे पीछे किसी भी प्रोसेस में, ठीक है, डेवलपमेंट जब हो रहा है उस प्रोसेस के टाइम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेज रुक जाती है एंड आगे वाली स्टेज कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ की तरह फॉर्मेशन तो होगा, ऊपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन तो होगा बट वो जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर बने,
वो कंप्लीट तो बनेगा बट उसमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। डेवलपमेंट अरेस्ट हो गया ना, तो अरेस्ट होने की कंडीशन में हम क्या देखेंगे, चीज़ें कम देखने को मिलेगी, या बोल सकते हो चीज़ें पूरी तरह से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक स्टेप में चेंज आया। अब क्योंकि डेवलपमेंट अरेस्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ड्वार्फिज्म को आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि डेवलपमेंट रुक गया कुछ एक कंडीशन में, डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो बौनापन देखने को मिला, हाइट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली, बहुत कम देखने को, ड्वार्फिज्म देखने को मिला। या फिर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्लेफ्ट पेलेट। क्लेफ्ट का मतलब होता है खंडित, यानी कि कहीं फ्यूजन नहीं हो पाया तालू में। तालू ऊपर वाला पार्ट होता है माउथ का, जहाँ फ्यूजन ही नहीं हो पाया तो बीच में से ये वाला पार्ट खंडित दिखेगा, क्लेफ्ट दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा, अलग अलग दिखेंगे दोनों तालू ऊपर वाले। तो क्लेफ्ट पेलेट भी इसी का पार्ट है। एंड क्योंकि आप बोल रहे हो क्लेफ्ट पेलेट है तो कहीं ना कहीं फ्यूजन वाला जो स्टेप था वो रुक गया होगा, और फ्यूजन वाला स्टेप अगर रुका हुआ है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि फ्यूजन नहीं हो पाया तो खंडित देखने को मिली चीज़ें। नाउ थर्ड प्रोसेस आता है इसका डेवलपमेंट एक्सेस, यानी कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक जगह रुक रहा है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, परिवर्धन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ही देखने को मिल रहा है डेवलपमेंट। दो कंडीशंस एग्जाम्पल दे सकते हो इसके अंदर, या तो जाइजेंटिज्म, बहुत लंबा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट है, बहुत एक्सेस में डेवलपमेंट हो रहा है। या फिर एक और एग्जाम्पल इसका दे सकते हो पॉलीडिक्टाइली। हम देखते हैं हमारी हैंड में जो फिंगर्स हैं वो एक्स्ट्रा बन जाती हैं, 5 फिंगर्स की जगह 6 फिंगर्स दिख रही है। डेवलपमेंट क्या हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब जिस कंडीशन में डेवलपमेंट एक्सेस में होगा, यहाँ पर इस कंडीशन में जाइजेंटिज्म, लॉन्ग हाइट देखने को मिल सकती है, या फिर आप बोल सकते हो क्या देखने को मिलेगा, पॉलीडिक्टाइली, एक्स्ट्रा फिंगर्स देखने को मिलेगी। फोर्थ पॉइंट आएगा फ्यूजन या स्प्लिटिंग। सीधी सी बात है, फ्यूजन का मतलब मिलना होता है, स्प्लिटिंग का मतलब अलग होना होता है, ठीक है। फ्यूजन मीन्स मिल रही है चीज़ें, और फ्यूजन अगर मिल रही है तो अलग नहीं हो रही है, स्प्लिट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों अपोजिट हैं, या तो फ्यूज हो रही है या फिर स्प्लिट हो रही है, अलग अलग है। ऐसी कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा, एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं हॉर्स शू किडनी का, ठीक है। हॉर्स शू किडनी यानी कि एक किडनी है जिसकी हॉर्स शू, घुड़नाल जैसी आकृति है, यानी कि किडनीज़ में क्या नहीं हो पाई, स्प्लिटिंग नहीं हो पाई। स्प्लिटिंग नहीं हो पाई तो क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। दोनों चीज़ें एक ही है, स्प्लिटिंग नहीं हुई तो फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन की वजह से किडनीज़ कैसे स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है, घुड़नाल के आकार में। तो एक तरह से विकार यहाँ पे उत्पन्न हुआ, तो इस तरह का विकार फ्यूजन या स्प्लिटिंग के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। अब हम देखेंगे 5th पॉइंट में हम देखते हैं फेलियर टू डिवाइड, ठीक है, विफलता हो रही है, डिवीजन नहीं हो पा रहा, कोई भी ऑर्गन है जो डिवाइड नहीं हो पाया, फेल हो गया, डिवाइड नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में भी हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ऑर्गन्स डिवाइड नहीं हो पाए, विभाजन क्षमता नहीं देखने को मिली। तो इसमें एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं सिम्पोडिया का, ठीक है, सिंडिक्टाइली का, दोनों ही चीज़ों की बात करेंगे। तो सिन मतलब दोनों जगह फ्यूजन है तो डिवीजन नहीं हो पाया। सिंडिक्टाइली का मतलब है फिंगर्स जो हैं हमारी सेपरेटेड होती हैं, अगर ये सेपरेशन नहीं हो पाए तो सारी फिंगर्स ऐसे दिखेंगी और हम बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ऐसी फिंगर्स दिखेंगी, ऐसा हैंड दिखेगा। यानी कि सिंडिक्टाइली यानी कि फिंगर्स जो हैं वो एक साथ फ्यूज हो गई, डिवाइड नहीं हो पाए, बीच में गैप नहीं बन पाया। सेम चीज़ सिम्पोडिया की बात करते हैं, लेग्स हैं हमारी, दोनों सेपरेटेड हैं, बट जब लेग्स में सेपरेशन नहीं हो पाए और लेग्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, लेग्स में सेपरेशन नहीं हो पा रहा और सेपरेशन नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि लेग्स में फ्यूजन मिलेगा, एक साथ फ्यूज़ हो जाए, दोनों लेग्स अटैच्ड हैं, उस कंडीशन को सिम्पोडिया बोल रहे हैं। तो ये कंडीशन क्यों हो रही है, सिंपल, ये कंडीशन हो रही है बिकॉज यहाँ पे डिवीजन नहीं हो पाया, फेलियर टू सब डिवाइड हमें देखने को मिला।
अब बात करेंगे फेलियर टू कंसोलिडेट की, यानी कि संगठन नहीं हो पाया,